एनवीएन के दोस्तों नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। दोस्तों 28 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे सरकार का 1 साल पूरा हो गया। बड़ा हंगामे भरा ये साल रहा। कुछ तो हंगामा जाहिर है कि कोविड-19 का था, कुछ हंगामा इसका था कि हर रोज ये बताया जा रहा था कि ये सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये आज गिरी के कल गिरी, अब गिरी के तब गिरी। और बराबर ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने जैसे बिल्कुल ये तय कर लिया है कि जैसे उसने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकारों को गिराया है, वैसे यहाँ की सरकार भी गिरा ही देगी, क्योंकि भाई पैसा बड़ी बात है और बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन बहरहाल अभी तक तो बीजेपी को कोई कामयाबी मिली नहीं है। और अगर महाविकास आघाड़ी का दावे पर एतबार किया जाए तो शायद बहुत दिनों तक, यानी शायद अगले 4 साल तक मिलेगी भी नहीं। मामला ये है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र हाथ से जाने का गम भुला नहीं पा रही। उसे किसी तरीके से ये हजम नहीं हो पा रहा है कि इस देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जो आर्थिक राजधानी है, जो माशी राजधानी है, वो उसके हाथ से निकल गई। उसे उस पर बहुत धुंधलाहट भी है, बहुत गुस्सा भी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि उसे उद्धव ठाकरे के बारे में उसने जो कुछ सोच रखा था वो सही नहीं साबित हुआ। उद्धव ठाकरे के बारे में उसने ये सोचा था कि एक तो वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं लेते थे, सही बात। उनको अपनी जो उनकी हॉबी है फोटोग्राफी, उस पर बहुत दिलचस्पी थी। तो बीजेपी ये सोच रही थी कि अगर ये सरकार बन भी गई है या बनेगी भी, तो उद्धव ठाकरे भी अपने फादर बाला साहेब की तरह बाहर बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को या किसी और को प्रमोट करेंगे और ये बाहर बैठे रहेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी को बड़ा मौका मिल जाएगा। जैसे वो सोनिया गांधी पे हमला करती थी रिमोट कंट्रोल का, वैसे ही वो उद्धव ठाकरे पे करेगी। तो सरकार तो ये चला नहीं रहे हैं, सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने खुद चीफ मिनिस्टर बनने का फैसला कर लिया तो बीजेपी भौचक्कर रही। ये उसके कैलकुलेशंस में नहीं था, उसके हिसाब किताब में नहीं था। शुरू में जब ये सरकार बनी थी तो बीजेपी ने ये शोर मचाया था कि उद्धव ठाकरे तो कठपुतली हैं, रिमोट कंट्रोल तो शरद पवार के हाथ में है, वो पुणे और बारामती में बैठ के सरकार चला रहे हैं, ये सरकार तो जो है ये उद्धव ठाकरे तो कुछ कर नहीं रहे, ये शोर मचा था। लेकिन जब ये नज़र आया कि पब्लिक में उद्धव ठाकरे का इमेज एक सुलझे हुए लीडर, एक समझदार लीडर और एक ऐसे लीडर की शक्ल में उभर रहा है जो बड़ नहीं हाँकता है, बड़बोलापन नहीं करता है, जो बिल्कुल आहिस्ता से शांति से बात करता है। उसके बाद जब ये कोविड-19 का हुआ हमला हमारे देश पे और महाराष्ट्र तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त चपेट में आया, उसमें उद्धव ठाकरे ने जिस समझदारी और जिस होशियारी और जिस अक्लमंदी से काम किया, जिस तरीके से लोगों से इंटरैक्ट किया, लोगों से मिलते रहे, जानते रहे, पब्लिक के पास जाते रहे, तो उससे एक उद्धव ठाकरे का वो इमेज बना जो बीजेपी के
समझ से बाहर था, बीजेपी का सोचा हुआ नहीं था। तो अब उसको ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट तो शायद टिक जाएगी, तो क्या किया जाए। अब ऐसा है दोस्तों कि मैं एक बात आपसे कहता हूँ, शायद आपको ज़रा सी अजीब लगे, मगर मैं बताऊँगा मैं क्यों कहता हूँ। बात ये है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप, उसकी स्टेट लीडरशिप की तो कोई माने ही नहीं है, कोई माने नहीं रखते। जो कुछ भी होता है वो सेंट्रल लीडरशिप, और सेंट्रल लीडरशिप का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों से, अपने पॉलिटिकल राइवल्स से, अपने सियासी मुखालिफिन से आइडियोलॉजिकल बेसिस पर, विचारधारा की बेसिस पर, नज़रियात की बेसिस पर नहीं लड़ सकते। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए नहीं लड़ सकते कि वो जानते हैं कि पब्लिक के सामने जाने के लिए उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अपने कारनामों का। नारों के अलावा ये वो नारे लगाते रहते हैं, बांटने वाली पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अपने रिकॉर्ड के ऊपर वो पब्लिक का सामना नहीं कर सकते। कोई वादा 2014 से लेकर आज तक कोई एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और जो इनकी सबसे बड़ी ताकत जिसे अपनी समझते हैं बीजेपी वाले, एक तो वो ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, तो वो भी अब कब तक चलेगी, दम तोड़ रही है। दूसरी वो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, तो वो भी चीन के लद्दाख में कार्रवाई के बाद उस पर भी बिल्कुल ओस पड़ गई। नाम ही नहीं लेते चीन का। पाकिस्तान के खिलाफ दो चार बातें कह लेते हैं, चीन का तो नाम ही ले लेते हैं। वो बैठा हुआ है सरहद पे, और वहाँ हमारे सिपाहियों की हालत क्या है वो हम बताने के लिए एक वीडियो फिर बनाएंगे। लेकिन ये बात साफ मालूम हो गई है कि ये जो राष्ट्रवाद जिसे ये अपना सबसे बड़ा हथियार समझते थे, वो भी इनके लिए कुंद हो गया है। चीन ने जिस तरीके से लद्दाख में कार्रवाई की, तो इस तरीके से इनको मत पता है कि हम जनता के पास के सामने क्या लेके जाएं। और उसका एक बहुत सामने की बात है, मैं आपको बताऊं, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो विचारधारा और आइडियोलॉजी और नज़रियात के बिना पर लड़ नहीं पा रहे हैं। आपने बिहार में देखा, 31 साल का नौजवान जिसके पास न पैसा है, न ताकत है, न कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और संगठन है, मगर उसने सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर ली और ऐसी टक्कर मारी कि वो हिल गए। और क्यों टक्कर मारी उसने, क्यों हिला दिया? इसलिए कि उसने पब्लिक के इश्यूज उठा लिए थे। तो बीजेपी को ये लगता है कि वो पब्लिक के बेसिक इश्यूज के ऊपर इलेक्शन अब नहीं लड़ सकते, वो पॉलिटिक्स ये नहीं कर सकते, तो अब क्या करें? तो उनके पास दो ही तरीके हैं अपने राइवल्स को लड़ने के लिए या उनका हौसला पस्त करने के लिए। एक ये कि उन पर सेडिशन, देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा दिया जाए और उन्हें यूएपीए और इस तरह के दूसरे जो कानून हैं ड्रैकोनियन, उनके अंदर बंद कर दिया जाए, जैसा कि उन्होंने कश्मीर में किया। लेकिन पता ये चला कि वो भी कितना चलेगा, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। और वो जम्मू कश्मीर का मामला था तो शायद इतना हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी दूसरी स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों पे इस तरह से हाथ डालें तो बहुत हंगामा होगा सारे देश में। तो इसलिए वो छोटे मोटे लोगों को, एक्टिविस्ट को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको काबू में रखने के लिए वो कानून से काम लेते हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसको ये इन कानून में बंद कर दो। बड़े लोगों पे वो चलता नहीं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल पी चिदम्बरम है। 100 दिन तक उनको जेल में रखा उन्होंने, लेकिन 100 दिन के बाद क्या हुआ? वो जेल से निकले तो ज़्यादा ताकतवर हो गए निकले, उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। तो उनको लगा कि ये छोटे मोटे कारकुनों से, कार्यकर्ताओं से तो काम चलाया जा सकता है, यूएपीए और इस तरह के कानूनों से, लेकिन बड़े बड़े लोगों पे इस तरह हाथ नहीं डाला जा सकता। तो फिर दूसरा तरीका उनका ये है कि जो एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई,
इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, इन्हें शू कर दो, अपने राइवल्स, अपने विरोधियों की तरफ शू कर दो। और ये हो रहा है। आप देखिए अपने तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जिनसे जीत नहीं पाते यही करते हैं। आपको याद है राजस्थान में क्या हुआ था? अशोक गहलोत के भाई के घर पे ईडी ने छापे मारे थे, इनकम टैक्स वालों ने छापे मारे थे, सीबीआई ने छापे मारे थे। उसी तरीके से अब उन्होंने क्या किया है कि सीधे उद्धव ठाकरे पर तो नहीं कर सकते, लेकिन उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर इन एजेंसियों को शू कर दिया। उसमें पहले जो शिकार उसके हुए वो प्रताप सरनायक हैं। वो प्रताप सरनायक जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र की असेंबली में प्रिविलेज मोशन मूव किया था, तो उनके ऊपर ईडी ने छापे मारे हैं, उनके ऊपर, उनके बेटों के ऊपर। वो क्या मामला है वो भी सामने आएगा। लेकिन हमने देखा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही। आपको याद है सुशांत सिंह राजपूत के सिलसिले में क्या हुआ था? वो मर्डर है या सुसाइड है, पुलिस महाराष्ट्र की ये छानबीन कर रही थी, लेकिन चूंकि उस मामले में ये लगा कि इसको पॉलिटिकली भुनाया जा सकता है, सीबीआई ला दी गई यहाँ। सीबीआई आई, उसने छानबीन की, मुंह की खाई और मुंह लपेट के चले गए। और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें कभी कोई ईडी या एनआईए कोई इन्वॉल्व करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि इनके राइवल डर जाएं। लेकिन हो ये रहा है कि आप पॉलिटिकल लीडर तो बड़ी बात है, जो सोशल एक्टिविटीज़ जिनको आपने बंद किया हुआ है सिडिशन के चार्जेस में, देशद्रोह के चार्जेस में, जितने लोगों को आपने बंद किया है उससे कई गुना लोग ज़्यादा पैदा हो गए। मतलब लोग डर नहीं रहे हैं, लोग दब नहीं रहे हैं, जो बात कहने की है वो कह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इन तरीकों से वो उद्धव ठाकरे सरकार को शायद नहीं दबा पाएंगे। उद्धव ठाकरे की पर्सनल अटैक कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। लेकिन मैंने पहले भी एक मर्तबा कहा था कि उद्धव ठाकरे इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट, प्लेजेंट सरप्राइज बन के आए, कि वो उनके बारे में सोचा जाता था कि ये तो बहुत ढीले ढाले सुस्त आदमी हैं। वो बहुत चाक चौबंद निकले और वो बहुत होशियारी से महाराष्ट्र की सरकार को चला रहे हैं। और बीजेपी को सारी चिंता ये है कि अगर ये सरकार एक साल और चल गई तो उसका मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ड्रामा द एंड पे पहुंच जाएगा। तो साल भर पूरा हो गया है उद्धव ठाकरे की सरकार को। हम चाहते हैं कि वो जनता के लिए काम करें और जो बड़े बड़े महाराष्ट्र के जो मसले हैं उन्हें हल करें, किसानों का मसला। और एक बात और बता दें कि हम चाहते हैं कि वो जज लोया की फैमिली को इंसाफ दिलाएं। और अगर वो ये करते रहे तो हमारा ख्याल ये है कि बीजेपी का हर खेल फेल हो जाएगा। तो बात को आज यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़। और एक बात फिर ये विनती कि अपना ख्याल रखिए और हमारा ख्याल इस तरह रखिए कि NVN को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।